अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स का खास प्रोग्राम रूबरू। रूबरू प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे एडवोकेट यासर खान साहब, स्पोक्स पर्सन है अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के। यासर साहब, खैर मकदम प्रोग्राम रूबरू में। जी, आपका महमूद ख्वाजा साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। यासर साहब, चुनावी माहौल है, इंतखाबात की गर्मा-गर्मी है। एक दूसरे पे मैं सरकारी बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा। एक दूसरे पे सियासी पार्टियां बरस रही हैं। आपने ये नहीं किया, हमने ये कर दिया और आने वाले वक्त में हम ये चीज करेंगे। तो मैं शुरुआत करूंगा अपनी पार्टी जो पहली बार पार्टी रजिस्टर्ड होने के बाद किसी चुनाव में हिस्सा लेने जा रही है, इस पर मैं वजाहत चाहूंगा, फिर आगे हम मजीद बात करेंगे। महमूद साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बाकी वाकया जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, इन्होंने पहले हुकूमत भी की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बहुत अरसे तक हुकूमत की, फिर पीडीपी ने भी 2 मर्तबा जो है हुकूमत में आई और इसमें कोई दो शक नहीं है, दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है इसको अभी 2020 में इसका वजूद आया और 4 साल हुए हैं अभी मुकम्मल हुए। लेकिन मैं आपको एक चीज कहूं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जम्मू कश्मीर में एक वजूद लाना अल्ताफ बुखारी साहब के किन हालात में लाया, हमारी आवाम बेहतर जानती है। आपको याद होगा अगर इन्होंने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी थी, मुझे नहीं लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर में इन्होंने आवाम की खुशहाली के लिए, अमन के लिए, यहाँ के नौजवान बेरोजगार नौजवानों के लिए, चाहे किसान हों, चाहे मजदूर हों, सबके तबके के लिए, बिजनेसमैन के लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए, सबके लिए अगर कुछ किया होता जिस तरह से इन्होंने हुकूमत में इनको मौका मिला, तो फिर हमें कोई एक अल्ताफ बुखारी साहब को पार्टी बनाने की जरूरत नहीं थी। अल्ताफ बुखारी साहब ने सबका देखा क्योंकि जम्मू कश्मीर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ पर जो एक तो हमने अल्ताफ बुखारी साहब जो है उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है क्योंकि यहाँ पर करप्शन जम्मू कश्मीर में बानिस्बत दूसरी रियासतों के बहुत मतलब किसी वक्त तो यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर बिहार का कंपटीशन चलता था जम्मू एंड कश्मीर का। आपको ये भी याद नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर बैकडोर अपॉइंटमेंट होती थी, करप्शन भी बहुत बड़े पैमाने पर रही। ये भी आपको हमें याद होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में निपोटिज्म बहुत ज्यादा था और फेवरेटिज्म था। कोई भी चीज मेरिट पे डिसाइड नहीं होती थी। और उसके बाद 2019 के बाद जितने पीडीपी होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, ये जो नजरबंद थे, इसके पीछे मैं एक वजह बताऊं कि नजरबंद ये खुद नहीं बाहर आना चाहते थे, आवाम का सामना नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने ही बोला था कि 370 चला गया तो हम ये कर देंगे, 35A चला गया हम ये कर देंगे। और सलफ रूल कभी अटानमी के स्लोगन, होलो स्लोगन्स देकर जम्मू कश्मीर की आवाम के आप देखिए हमारे फोर फादर्स यानी कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से लेकर आज तक हमारा वक्त जो है इन्होंने 2019 से पहले हमारा वक्त जो है जाया किया क्योंकि अननेसेसरी और इनका इसी के मद्देनजर अल्ताफ बुखारी साहब ने यह समझा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों पर क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो सियासत ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जो सियासत थी उनको अच्छा लगता था, स्टोन पेल्टिंग उनको सूट करता था यहाँ की डेली हर घर से, क्योंकि उनको अपने घरों में अपने बच्चों को जो है कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में या दिल्ली में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजकर अच्छी एजुकेशन देनी है, लेकिन दूसरों के घर में उनको भगत सिंह पैदा करने थे। उनके यही नजरिया आप देखें, यही कभी भगत सिंह के पैदा करके उन्होंने ये कोशिश की। फिर यहाँ पर आप देखें कि जम्मू कश्मीर में एक जबान के बेस पर दूसरी जबान को लड़ाने का काम किया, एक रीजन को दूसरे खित्ते के साथ लड़ाने का काम किया। आज तो मीडिया है, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, कोई चीज छुपती नहीं है। इसी सारे चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अल्ताफ बुखारी साहब ने एक फैसला किया कि जम्मू कश्मीर में ये जो एक सेटअप है, इस सेटअप में एक चेंज की जरूरत है। जो डेमोक्रेसी की, जो जमहूरियत के असल मायने हैं, वो आवाम के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन वो आवाम से आने चाहिए और आवाम को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा मतलब जमहूरियत में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और उस वक्त जो हालात बने थे और यहाँ के खास पर जो नौजवान थे उनकी जाने जो है बचाना हमारे लिए अहम था। और सबसे पहले अल्ताफ बुखारी साहब ने, मैं आपको आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, अल्ताफ बुखारी साहब ने सबसे पहले आते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मुतालबा किया कि हमारे जितने नौजवान जो डिटेन किए हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। उस वक्त इमीडिएटली कुछ महीने, 1 महीने, 10 दिन, 20 दिन, धीरे धीरे करके सबको जो है उनको जेलों से बाहर निकलाया।
और यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी साहब और उनकी पूरी टीम ने उस वक्त ये कोशिश की कि यहाँ पर एक नौजवान की भी जान नहीं जानी चाहिए। एक अवेयरनेस का आप कह सकते हो, हमने हमारा उस वक्त तो कोई इलेक्शन तो किसी के ज़हन में नहीं था। यहाँ की जानी माली जो नुकसान था वो किसी कीमत पर नहीं होने देना था। इसी मद्देनजर रखते हुए फिर उस वक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जो दूसरा उस वक्त सबसे बड़ा काम किया, सबसे बड़ा काम ये हुआ कि आपको इतना हम याद करवा दें कि डोमिसाइल जब हुआ था तो क्योंकि डोमिसाइल में ये था कि एक सबसे पहले हाई कोर्ट ने एक वैकेंसीज निकाली थी 4th क्लास की, तो उसमें एडवर्टीजमेंट में ये कहा गया था अक्रॉस द कंट्री सब जो है एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। उस वक्त अल्ताफ बुखारी साहब ने इंटरवेन किया और पूरी तरह कन्विंस किया होम मिनिस्टर साहब को कि जम्मू कश्मीर के जो बेरोजगार है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, वो इसी गवर्नमेंट सेक्टर पर दारोमदार करते हैं। तो उसके बाद डोमिसाइल की शक्ल में आया और आज भी आप देखें वो हमारा बरकरार रहा। आज भी जम्मू कश्मीर में चाहे यूपीएससी हो चाहे पीएससी हो, जम्मू कश्मीर डोमिसाइल जो सिटीजन हैं उन्हीं के लिए नौकरियां जो है उनको मिलती हैं। और उसके बाद ये जो हमारा जो था एक इनिशिएटिव था और उस वक्त कोई भी सामने खुल के आकर बात करने को तैयार नहीं था, तो अल्ताफ बुखारी साहब ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया, तभी इसका नाम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी रखा, ना कि जो वो लोग जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो कभी रेफरेंडम तो कभी कुछ तो कभी कुछ, या वो लोग जो झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। उससे अपने जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के सिटीजन थे उससे बाखबर किया कि ऐसे एलिमेंट्स आपके हमदर्द नहीं है, ये सिर्फ अपनी इक्तदार के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन के टाइम, और जब इक्तदार में बैठते हैं उसके बाद आपके नाम पर ये क्या नहीं करते आपको शायद मालूम नहीं। यासर साहब, आपने एक जिक्र किया जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको नजरबंद नहीं किया गया था, बाकायदा यानी वो बाजुआते खुद नजरबंद थे। क्या आप ये समझते हैं कि जिस दिन यानी 5 अगस्त 2019 की मैं बात करूं 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया, वो सिचुएशन जो है वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर होनी चाहिए? महमूद भाई, मैं आपको एक चीज कहूं, आप जब ये किया गया, जब ये फैसला हुआ 37035A को लेकर, आपको मालूम होना चाहिए कि उमर अब्दुल्ला साहब को सब मालूम था। उससे एक दिन मुझे लगता है 1 या 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी उमर साहब की, दिल्ली में गए थे, उनको मालूम था, और मोहतरमा महबूबा जी को भी मालूम था इस बारे में। अब आप मुझे बताएं कि उस हालात में जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 70 साल से ये मौकफ रखती थी, 370-35A की तो बात करती थी, वो कहती थी अटानवी दिलाएंगे, और पीडीपी तो बनी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी को ब्रक्स बनी थी जब पीडीपी का वजूद आया 99 में, और पीडीपी ने कहा कि जब उन्होंने अटानवी रखा, उन्होंने देखा हमें क्या सूट करेगा, तो पीडीपी ने क्या किया, सलफ रूल का नारा दिया। तो आप मुझे बताएं, ना इनको पता था अटानवी मिलनी है, ना इनको पता था सलफ रूल मिलना है, बल्कि 370-35A को खोखला करने वाले यही लोग थे। आपको इतना भी मालूम होना चाहिए, जो जम्मू कश्मीर में वैट लगता था, जो हमारी बिजनेस क्लास है, ट्रेडर्स है, कॉमर्स वाले हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है। आज आपको डबल टैक्स देना पड़ रहा है ना, जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। उस वक्त हमारी मोहतरमा महबूबा जी ने यहां पर अलाउ किया था, ये वैट सिस्टम सेंटर जो एक्ट था उस वक्त अलाउ किया था। अब मैं कितने गिन के बताऊं, ये रिसेंटली बता रहा हूं, ऑलरेडी 90% से ज्यादा डाइल्यूशन 37035A में हो चुकी थी। अब ये खाली एक बीजेपी का एक मंशूर था, और उस मंशूर के तहत ये तो उनको पता था, अगर पीडीपी को ये मालूम है कि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है, तो उन्होंने आज नहीं कल नहीं ये करना ही करना है। फिर उन्होंने अलायंस क्यों किया? आप मुझे बताएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है जी वाजपेयी साहब के साथ जब थे, वाजपेयी साहब के पास अक्सरियत नहीं थी, तो इनको सब मालूम था। लेकिन ये अपना, मैंने कहा ना, जैसे फारूक साहब का बेहतरीन वक्त निकल गया, उसके बाद उमर साहब आ गए, मोहतरमा आई, उनके वालिद थे, तो ये एक जनरेशन टू जनरेशन इन्होंने एक सिलसिला बना लिया कि आज हमने एक जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए ये रखना है, ये वाला होलो स्लोगन रखना है, उसके बाद 20 साल हम इसमें गुजारेंगे। तो इनका वक्त तो अच्छा निकल रहा था, तो जम्मू कश्मीर में जो डेमोक्रेसी थी उसके मायने तो आवाम तक इन्होंने पहुंच नहीं दी जमहूरियत के, बल्कि जमहूरियत के नाम पर इन्होंने इनडायरेक्टली आप कह सकते हो ऑटोक्रेटिक रूल था। एरोगेंसी आपने देखी है कभी? आप मुझे बताएं, कभी जब ये बतौर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आप इनकी एरोगेंसी उस वक्त देखते हैं ना कि इनकी क्या था, इलेक्शन के टाइम तो आ जाते हैं
कि हम आवाम के लिए सोच रहे हैं, हम आवाम के लिए सोच रहे हैं। उस वक्त आवाम का ख्याल नहीं आया जब पंचायत और सरपंचिस के इलेक्शन हुए, उस वक्त क्यों बाइकआउट किया गया? क्योंकि उसमें खुद अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि उसमें वो ब्लैकमेल की सियासत पहले भी करते थे, वो ब्लैकमेल करके अपने कुछ करना चाहते थे, कारोबार एक तरह से। तो ये तो आपने पहले भी देखा है, कोई नई बात तो है नहीं है इसमें। यासर साहब, अब हम आते हैं लोकसभा इलेक्शन की तरफ। अपनी पार्टी ने जो कैंडिडेट हैं वो कहां-कहां से उतारे हैं और किस तरह से कितनी मजबूती आप समझते हैं? महमूद साहब, मैं पहले बात करूंगा जो अभी इलेक्शन जो आ गया है 7 मई को, क्योंकि दूसरी सेंटर श्रीनगर में तो बाद में है। इस इलेक्शन पे जो हमारे कैंडिडेट हैं वो जफर इकबाल मनहास साहब हैं, और कश्मीर से जो है हमारे श्रीनगर से जो हैं वो अशरफ मीर साहब हैं। और दोनों कैंडिडेट जो हैं वेल क्वालिफाइड हैं और पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं। इनकी फैमिली बैकग्राउंड बड़ी नोबल फैमिली है। हाँ, अलबत्ता जैसे जफर इकबाल मनाज साहब यहाँ से हैं, और मैं सब लोगों को यही भी कहूंगा कि इस वक्त आपके चैनल की जो आउट रीच है वो पीर पंजाल में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका चैनल जो है वो इसी खिते से तलक रखता है। और मुझे लगता है कि हमें खुशी है कि आपने एक आवाम को एक बेहतरीन मौका दिया, और खासकर ये आवाम के लिए तोहफा है कि पीर पंचाल चैनल जो आपने ये खोला, पीर पंचाल स्पीकिंग, तो ये रजौरी पूंछ बल्कि हम जम्मू कश्मीर का कहते हैं, लेकिन खासकर इस खिते के लिए पर्टिकुलर बड़ा एक तोहफा है सबके लिए। तो मैं इसी माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जफर इकबाल मनहास साहब जो है, उनकी फैमिली जो ट्री है, उनकी जो बैकग्राउंड है वो तहसील सुरंगकोट से आती है। उनके जब यहाँ से वो शिफ्ट हुई थी उनकी फैमिली, तो शफैया में गई थी। उनका बैकग्राउंड जो है वो बेसिकली जो उनकी मादरी जबान मदर टंग थी, वो मदर टंग जो है उनकी पहाड़ी है, और कश्मीरी भी वो जानते हैं। इस तरह वो अगर वो उस लहजे से बात करेंगे, वो गोजरी भी बेहतरीन बोल लेते हैं, या दूसरी मजीद जबानें। मुझे लगता है इतनी जबानें शायद कोई उम्मीदवार नहीं जानता होगा जितनी जबानों पर एक्सपर्ट वो है। जफर इकबाल मनहास साहब जब एकेडमी में, कल्चर एकेडमी में रहे, बातौर उन्होंने जो काम किया पहाड़ी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि उनको असाइनमेंट जो मिली थी वो मिली गई थी, क्योंकि वो एक, आप मुझे बताएं, वो ना तो उनकी कोई बैकग्राउंड सियासी मतलब घराने से थी, और ना फाइनेंशियली आप बोलोगे कि जितने ये दूसरे उम्मीदवार जो हैं, जैसे दादा हो गया, वालद हो गए, एसेट्स हो गए, कोई इधर दिल्ली में, कोई यूके में, मतलब दुबई में, इस तरह से इनका कुछ वो नहीं है। लेकिन एक नोबल फैमिली, सिंपल, हम्बल और क्वालिफाइड, और आवाम के लिए काम करने का हमदर्दी, दिल में गरीबों की हमदर्दी, नौजवानों के लिए हमदर्दी, वो ये जानते हैं, क्योंकि ये कॉमन मैन है। तो जफर इकबाल मनहास साहब की जो बैकग्राउंड यहाँ से है, और उसके बाद जब इन्होंने काम किया, पहाड़ी जबान जो आज हमें मैं कहूंगा शेड्यूल ट्राइब जो मिली उस वक्त, मतलब ये आप देखें एकदम अचानक से चीजें नहीं मिलती हैं, इसकी शनाख्त बनानी पड़ती है। उस वक्त जब 80s के दौर में ये मैगजीन लिखते थे, जब ये यंग थे, नौजवान थे, उस वक्त आर्टिकल्स भी लिखते थे, क्योंकि उस वक्त प्रिंट मीडिया का जमाना होता था। फिर 90s के 2000 के बाद इन्होंने काफी इस पर पहाड़ी कल्चर पे, पहाड़ी कल्चर क्या है, जैसे पहाड़ी जो यूनिवर्सिटीज का एक हवाला दिया, शारदा यूनिवर्सिटी थी, उस पर भी इन्होंने बड़ा, मैंने पढ़ा हुआ है, वो खुद मैं जाती बता रहा हूँ। तो उस पर इन्होंने काफी रिसर्च की, और पहाड़ी कल्चर के बारे में जो है वो आवाम के सामने लाया, और पहाड़ी को इंटेक्ट किया कि कल्चर, लैंग्वेज, फोक वगैरह सब कुछ किया। उस पर इन्होंने बहुत वर्क किया। वही जो जब मटेरियल इकट्ठा हुआ, कंपाइल होता है, तो जब गवर्नमेंट के पास जाता है, कौन सी कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब में आ सकती है, शेड्यूल कास्ट में आ सकती है, तो उसी वर्क पे होता है। तो उन्होंने एफर्ट की, और उस वक्त इन्होंने फर्स्ट टाइम 2016 में भी मेरे ख्याल में एक रेजोल्यूशन लेकर ये गए थे। फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट बंदे थे जो उस वक्त इन्होंने कहा था कि पहाड़ियों को एसटी, हालांकि मुखालफत बड़ी हुई थी, तो इनके साथ वबोध गुप्ता साहब भी थे, एक दो शख्स और भी थे, शख्सियत थी, तो बड़े अच्छे उस वक्त बातों इन्होंने काम किया। लेकिन उसके बाद इनको मौका मिला, एमएलसी का मिला, क्योंकि जब एमएलसी का मिला तो एमएलसी में इन्होंने ये इम्तियाज नहीं किया कि ये किस मजहब से है, ये किस जात से है। अगर आप उस मेरिट पे बात करेंगे, इनको जो जो असाइनमेंट मिली इन्होंने उसी मेरिट पे काम किया। कोई आप बोलोगे खित्ते पर डिस्क्रिमिनेशन, हालांकि जुबान पे कोई लोग करते हैं, लेकिन इन्होंने कभी उस तरह की कोई इम्तियाजी नहीं की, बल्कि जो इनसे हो सकता था करते थे। और भी आज भी मैं आपको कहूंगा कि आप यकीन माने, जम्मू कश्मीर की आवाम, खासकर जो हमारे ये आवाम है, अपनी पार्टी के जब उम्मीदवार आएंगे आपके सामने, आपको इनके सामने कोई आपको भागने की जरूरत नहीं है इनकी गाड़ियों के पीछे।
या आप इनको मिलोगे, आपको लगेगा कि हम जैसे हम हैं, एक कॉमन मैन की तरह लगेगा। आपको इनको कोई मतलब जैसे बाकियों के प्रोटोकॉल है, उनके साथ मिलना मुश्किल है। अभी तो इलेक्शन के टाइम में आजकल देख लो कितना मुश्किल होता है उनसे। तो वैसे भी जब वो पावर में रहते हैं तो आपको पता ही है कि कितना-कितना अरसा मिलते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। तो मुझे लगता है कि अवाम के लिए बेहतरीन मौका है, खासकर खित्ता पीर पंजाल के लिए। ये आप समझ लें खित्ता पीर पंजाल से हैं ज़फ़र मनाज़ साहब। और दूसरे जो मोहम्मद अशरफ मीर साहब हैं, वो भी बहुत नेक इंसान हैं और हमें पूरा यकीन है कि हमारे जो उम्मीदवार उतारे हैं, ये किसी मेरिट पे उतारे हैं और अवाम जो है इंशाअल्लाह वो पूरा हमारा साथ देगी। यह सब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक पहाड़ी कबीला की दरीना मांग को पूरा किया। उसके बाद खासकर राजौरी अनंतनाग सीट पे अपना कैंडिडेट नहीं उतार सके। हालांकि उनके पास दिग्गज चेहरे, हम अगर सुरनकोट से बात करें, मुश्ताक बुखारी साहब हैं, सुहेल मलिक साहब हैं, पुंछ से डॉक्टर शहनाज गनई साहिबा हैं। तो इसी तरह अगर बात की जाए तो काफी सारे चेहरे होने के बावजूद, राजौरी से बड़े चेहरे हैं, तो फिर भी अपना कैंडिडेट नहीं उतार पाए। इसमें क्या वजूहात हो सकती है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि उन्होंने जो पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब दिया, उसके लिए राजौरी, पूंछ, करना, बारामूला, उड़ी और जो इलाके आते हैं, सब उनका थैंकफुल है। वाकया जो भी हमें भी रूटीन में जो लोग मिलते हैं, वाकया उनके लिए वो उनकी हमदर्दी जो थी, वो थी कि हमें वाकया जो चीज़ हमें नहीं मिली, जो हमें यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जिस पर एक्सप्लॉइट करती रही, चाहे कांग्रेस ने भी एक्सप्लॉइट किया, कम से कम इन्होंने हमारी बात सुनी और हमारे को जो प्रॉपर तरीके से जो मिली और आसानमंद है। पहाड़ी कौम का मैंने आपको खास कर कहा। और उसके बाद गुर्जर कम्युनिटी की मैं बात करूँ, वो भी आसानमंद है। ऐसा भी नहीं था कि गुर्जर कम्युनिटी ने, क्योंकि गुर्जर कम्युनिटी के फॉरेस्ट राइट को तो कभी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ या कांग्रेस ने दिया ही नहीं। आप बताएँ ना, फॉरेस्ट राइट कहाँ इनको दिए? तो उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने ऐसी-ऐसी लॉन्च की कि अब पहुँचने की बात होती है, वो पहले जो थी वो महदूद रहती थी। अब जो इस वक़्त मैं आपको बताऊँ, गुर्जर कम्युनिटी में भी उन लोगों को नुकसान हुआ जो बड़े लोग थे, जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो एलीट क्लास लोग थे। जो आम आदमी था, मुझे लगता है वो कहीं न कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी से, प्रोग्राम से फ़ायदा लिया भी है और ले सकता है अगर उस तक पहुँच जाए। अब रहा कि उन्होंने क्यों नहीं किया, उनकी स्ट्रैटेजी पॉलिटिकल क्या है, किस नज़रिए से किया है, ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है या पार्टी के जो उनको रिप्रेज़ेंट करते हैं, ये उस इस हवाले से वही कुछ कह सकते हैं। यादव साहब, आप किस तरह से देखते हैं अनंतनाग और राजौरी सीट को? भारतीय जनता पार्टी क्या आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगी? जैसा कि होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू में अपनी तकरीर में कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को आप वोट नहीं देना, बाकी जिसको मर्जी दो। कश्मीर से हम इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ये चीज बकौल होम मिनिस्टर साहब थी। तो आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं उनकी पार्टी के लिहाज से तो मैं कुछ, मैंने पहले भी आपको कहा, मैं कह नहीं सकता कुछ। अलबत्ता मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि राजौरी, पूंछ में चाहे शफ़ियाँ हो गया, अनंतनाग हो गया, आप यकीन मानें, हमें पूरा यकीन है, जितना हमारे जो टीम वर्क जो हमारा हुआ है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस तरह से, खासकर जो बता नहीं सकता मैं कुछ कहाँ-कहाँ क्या हुआ है। आप यकीन माने, इंशाअल्लाह आप 2 जून को देखोगे कि जब रिज़ल्ट आएगा, ये सीट इंशाअल्लाह जो अवाम में जिस तरह से मकबूलियत और अवाम के अंदर जो उन्होंने देखा और जो समझा, ये इंशाअल्लाह दोनों हमारी जो सीट हैं, चाहे श्रीनगर की हो, चाहे ये हो, इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है, इनको जीतेगी और हमें पूरी भरपूर हम अवाम की हमायत हासिल है और हर चाहे वो किसी भी तबके से हो, किसी भी ज़ात से हो, किसी भी मज़हब से हो, आप इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे जो ट्रेडिशनल जो लोग हैं, जो एक अपना सलफ़ एक उनकी इंट्रोस्पेक्शन रहती है, वो सरप्राइज़ हो जाएँगे। यादव साहब, आप पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लगाए गए भी हैं कि अपनी पार्टी जो है ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लेकिन मैं यहां समझना चाहूंगा, कैसे हम यकीन ना करें कि आप बी टीम नहीं है?
आप बिल्कुल, आपको समझने का हक है। आप मीडिया है, आप हमारा डेमोक्रेसी का एक पिलर है। आप मुझे एक चीज बताएं, हमारी पार्टी अभी 2-4 साल हुए बने हुए। अब हमारा फर्स्ट इलेक्शन है लोकसभा का जो हम लड़ने जा रहे हैं। जब असेंबली होगा तब वो लड़ेंगे, या पंचायत का है या लोकल बॉडीज का। इन 4 सालों में हमने कौन सा बीजेपी के साथ अलायंस किया, किस सीट पर अलायंस किया, किस पर नहीं किया। आप एक देखें ना, कहां पर हमने कौन सी जगह असेंबली में उनका अलायंस हमारा हुआ, हमारी गवर्नमेंट बनी। आप मुझे बताएं महमूद भाई, एक अल्लाह के सामने हमें देखने की बात है, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस वाजपेयी साहब के टाइम, अब मैं कहना चाहूंगा, इसको फोकस करना चाहूंगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, ये एनडीए का पार्ट थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। और उमर अब्दुल्ला साहब उस एनडीए अलायंस में जूनियर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री जो है सीखी कहां से, जाके भारतीय जनता पार्टी से। फारूक साहब ने कहा मेरा बेटा है, इसको हमने अकोमोडेट करना है। तो एनडीए अलायंस में उस वक्त फारूक साहब के पास 2 और लोग भी थे ना, उनको क्यों नहीं बनाया? उमर साहब को ही क्यों बनाना था? अगर बाद में आपने ट्रेनिंग चल रही थी, अलायंस में रहे। अब उस वक्त आप देखे ना, बी टीम कौन थी। अब जब उनका पार्टनर चेंज हुआ, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस आ गई, इन्होंने जंप किया, एकदम जंप किया तो कांग्रेस के अलायंस में गए। पीडीपी का भी यही रहा, पहले कांग्रेस के अलायंस में थी, जब 3 साल मुफ्ती साहब को मिले और 3 साल आजाद साहब को मिले। फिर 2014 में इनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल का हवाला देते रहे। नेशनल पीडीपी ने पूरा जो इलेक्शन जीता वो बीजेपी के आइडियोलॉजी पर, उस पर उन्होंने स्टेटमेंट दी, उस पर पब्लिक रैली में कहा कि बीजेपी को रोकना है, हर सूरत में रोकना है। तो एक एजेंडा बनाया और आवाम को बिफूल करके वोट बैंक अपना जो बनाकर इलेक्शन जीता। तो मुझे बताएं, अगर अल्ताफ बुखारी साहब भारत के होम मिनिस्टर साहब से जाके मिलते हैं, बंद दरवाजे से तो नहीं गए ना? आपको मालूम है ये बंद दरवाजे से रात को जाते हैं, चोरी वाले दरवाजे से जाते हैं और चोरों की तरह वहां से निकलते हैं। आपको आवाम को बताते भी नहीं। कोशिश इन्होंने अपने लायक ये इतनी कोशिश करते हैं, आज से नहीं शुरू से करते रहे, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, सबको पता है कहां जाते हैं। अल्ताफ साहब बुखारी साहब जाते रहे, होम मिनिस्टर साहब से मिलते रहे, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, लेकिन दिन को मिलते रहे और आवाम को बताते रहे कि मैंने ये मुद्दे आपके लिए उठाए हैं। और वो क्यों मिलते रहे? जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, जम्मू कश्मीर के हालात में बेहतरी हो, जम्मू कश्मीर में अमन हो, जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए था उसके लिए मिलते रहे, ना कि इनके लिए तरह मिलते रहे तोड़ जोड़ करने के लिए। तो आप, आवाम फैसला करेगी। और आप मुझे बताएं महमूद भाई, हमें अल्लाह के सामने एक चीज, चलो इलेक्शन आते हैं जाते हैं, ये जमहूरियत का एक हिस्सा है, मैं किसी पर एलिगेशन या इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। आप मुझे एक चीज बताएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वैली के लोग हों चाहे जम्मू कश्मीर के पूरे लोग हों, इन्होंने दिया क्या आज तक? क्या दिया? मुझे एक चीज बताएं। जब जिस दौर में ये आए, उस दौर में हर महीने आपको यही सुनने को मिलता था कि आज 40-50 नौजवानों की जान चली गई है, कभी सिक्योरिटी फोर्सेस के 10-12 शहादत हो जाती थी। आप मुझे बताएं, नहीं जेके साहब, पुलिस देख लें, साहब आप मैं देखें ना समझना एसओजी चाहूंगा। किसने, आप देखें एसओजी कब जनाब बनाई मैं थी, समझना किसके? चाहूंगा आपको एक चीज महमूद साहब। भाई, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 1 मिनट लूंगा। एसओजी किसने बनाई थी? क्या वो आवाम भूल सकती है? बनाने वाला कौन था? अब आप मुझे बताएं, पैलेट गन किसके दौर में चली? लोगों की बहनाई, जो आंखों की, बच्चों की रोशनी ये जिसकी, आप मुझे बताएं, इंसान की जिंदगी अगर सेहत अच्छी है, उसकी रोशनी जिसकी है, उसकी जिंदगी तो रोशनी के साथ है, आंखों की रोशनी के साथ। तो आप मुझे बताएं ये कौन सी टीम थी? और उस वक्त होम मिनिस्टर साहब बोलते रहे कि इतना गुस्सा मत करो, कहते हैं वो जब पावर में आप होते हो ना तब इंसान का ट्रायल शुरू होता है। उस वक्त वो कहते रहे नहीं, टॉफी लेने गए थे, चॉकलेट लेने गए थे। उस वक्त वो चुप करा रहे हैं, भाई ये क्या कर रहे हो आप, क्या क्या करने जा रहे हो? तो उस वक्त तो आपको कुछ भी जम्मू कश्मीर की आवाम अजीज नहीं थी। आज आज आपकी हर चीज प्री प्लान होती है, आपका हर जगह अरेंजमेंट होता है कि हमने किस जगह कौन सी कम्युनिटी और किस जगह कहां पर किसको टारगेट करना है। वो आवाम की हमदर्दी वक्ती लेते हैं और उसके बाद 5 साल आराम से बैठते, फिर आवाम की तरफ देखते नहीं है। इन लोगों ने यही किया है। तो आप देख सकते हैं मैं कौन सा, जानना चाहूंगा किसका ना, क्या रोल है। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात की, तो अगर उस वक्त की बात की जाए तो अल्ताफ साहब भी तो किसी पार्टी में थे ना? आप मुझे महमूद भाई एक चीज बताएं, टीम का कैप्टन जो होता है, प्लेयर्स वो खिलाता है या टीम का कैप्टन जो है, सब इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? जो पार्टी में, आपको मैं एक चीज कहा दूं, जैसे फारूक साहब है ना, फारूक साहब अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं,
चीफ मिनिस्टर रहे नहीं रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे, तो पार्टी के जो जितने वो नीचे एमएलए बनते हैं वो उनको कमांड किसकी होती है? आपके पास इस वक्त मोबाइल है, आपके अंदर आपके असिस्टेंट होंगे, आपके जैसे आपका एक बहुत बड़ा एक मीडिया का यहाँ पर नेटवर्क है, आपका कॉरस्पेंडेंस कहाँ है इस वक्त? कॉरस्पेंडेंट रजौरी में है, आपका जम्मू में है, आपका उधमपुर कठुआ में है। अगर जब आप जितना उनको टारगेट दोगे उससे बाहर अगर ज्यादा करेंगे आप तो उसको अपनी कंपनी से निकाल दोगे ना। कंट्रोल किसका है? पार्टी स्पीकिंग जो है उसका ओनर कौन है, उसका एडिटर इन चीफ कौन है, उसकी स्टोरी लिखने वाला कौन है? तो स्टोरी लिखने वाले को आप बोलो ना। आप सपोज करो आप कभी हम कभी ना कभी हम भी कभी ना कभी सिस्टम का हिस्सा इसमें हमें पता नहीं होता था वोट कब कहां देना है, इस्तेमाल हो जाते थे। हम नहीं इस्तेमाल हुए क्या? जम्मू कश्मीर के लोग हर शख्स से इस्तेमाल हुआ है। यासर साहब, कैंपेन की जो स्ट्रेटेजी है अपनी पार्टी की, खासकर अनंतनाग और राजौरी सीट पे, किन मुद्दों को लेके आप आगे चल रहे हैं कि पब्लिक आपको वोट करे? महमूद भाई, एक दो दिन में हमारा जो वो पूरा प्रोग्राम है वो आ जाएगा। जैसे आएगा मैं आपको वो पूरा आपसे शेयर करूंगा और आपसे डिस्कस करूंगा। बाकी रहा स्ट्रेटेजी का, स्ट्रेटेजी तो मैं ओपन चैनल में कोई डिस्कस नहीं कर सकता, बट एक चीज कहूँ इंशाल्लाह, इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि जिस तरह से आवाम की प्यार मोहब्बत और सपोर्ट मिल रही है और जिस तरह से अल्ताफ बुखारी साहब ने 4 साल में इनके जो चेहरे थे वो बेनकाब किए हैं, उस पर हमें पूरा यकीन है और हमें इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी दोनों लोकसभा सीट को जो है अच्छे मार्जिन से जीतेगी। अपने यासर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और अपनी बात रखी। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ, आप देख रहे हैं जो प्रोग्राम का शुक्रिया मैं आपका। आपको टाइटल बताऊं, रूबरू प्रोग्राम देख रहे थे और यासर खान साहब हमारे साथ थे, एडवोकेट यासर साहब जो अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। तो आने वाले वक्त में ये देखना है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी किस तरह लोगों का दिल लुभाती है, किस तरह पब्लिक को कन्विंस कर पाती है। इसी के साथ में ये भी कहता चलो नाज़रीन कि हर पार्टी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, बीजेपी हो, अपनी पार्टी हो, तो ये दावा कर रहे हैं कि जमीनी सतह पे हम महाज फतह करेंगे। बहरहाल इनकी किस्मत का जो फैसला है वो 4 जून को होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और अपने मुतालबात भी जरूर रखिएगा। इसी के साथ पीर पंचाल स्पीक्स को आप बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी देते रहेंगे। और आपसे इजाजत लेने से पहले फिर एक बार आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि पीर पंचाल स्पीक्स को जरूर फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स पे जरूर फॉलो करें। इसी के साथ यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें और ऐप स्टोर में जाएंगे तो वहां हमारी ऐप भी मिलेगी आपको। और वेबसाइट पे भी आप विजिट करें, www.peerpanchaspeaks.in पे आप जाएंगे, वहां देश और दुनिया की आपको खबरें मिलेंगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आप अपना और अपने चैनल का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।